सो नेक्स्ट इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सार्वभौम मताधिकार, है ना, सार्वभौम मताधिकार। सो टू अदर कोर फीचर्स मे ऑल्सो बी रिगार्डेड एट अचीवमेंट्स, है ना, दो अन्य केंद्रीय विशेषताओं को भी उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। फर्स्ट, इट इज नो मीन अचीवमेंट टू कमिट वन सेल्फ टू यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, स्पेशली व्हेन देयर इज वाइड स्प्रेड बिलीव दैट द ट्रेडिशनल हायरार्कीज इन इंडिया are congealed and more or less impossible to eliminate, and when the right to vote has only recently been extended to women and to the working class in stable western democracies, है ना। सार्वभौम मताधिकार के प्रति जो वचनबद्धता है अपने आप में कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, खास तौर पर उस स्थिति में जब माना जाता हो कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है और उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव है। सार्वभौम मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम में उन देशों में भी जहां लोकतंत्र की जड़ स्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके और महिलाओं को अधिक मतदान का अधिकार काफी देर से गया था। सो वंस द आइडिया ऑफ ए नेशन टुक रूट एमंग द इलीट, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट फॉलोड। एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजात्य तबके में जब जगह बना ली तो इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी पनपा। दस इंडियन नेशनलिज्म ऑलवेज कंसीव्ड ऑफ ए पॉलिटिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द विल ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सो भारतीय राष्ट्रवाद की जो धारणा में हमेशा एक ऐसी राज्य व्यवस्था की बात मौजूद थी जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज ले सिक्योरली विद इन द हार्ट ऑफ नेशनलिज्म, है ना, तो जो हमारा नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद था, उसके सार्वभौम मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीच विचारों में एक है। As early as the Constitution of India Bill 1895, the first non-official attempt at drafting a constitution for India, the author declared that every citizen, that is anyone born in India, has the right to take part in the affairs of country and be admitted to public office. सो ये सोचने वाली बात है कि भारत के लिए अनौपचारिक रूप से जो संविधान तैयार करने का जो पहला प्रयास किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में हुआ था, और इस पहले प्रयास में भी इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे हर एक व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का अधिकार है। So the Motilal Nehru Report 1928 reaffirms this conception of citizenship, reiterating that every person of either sex who has attained the age of 21 is entitled to vote for the House of Representatives or Parliament. Thus, from very early on, universal franchise was considered as the most important and legitimate instrument by which the will of the nation was to be properly expressed. So, जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो 1828 में आई थी, उसमें भी नागरिकता की इस धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 24 वर्ष की आयु, है ना, अटेंड द एज ऑफ 21 वर्ष की आयु के हर एक व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष हो, लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया जो राष्ट्रमंडल की भूसीमा में पैदा हुआ हो और जिसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की हो अथवा जिसके पिता इस भूसीमा में जन्म हो या बस गए हों। इस तरह शुरुआती दौर से ही सार्वभौम मताधिकार यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया जिसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा का इजहार करती है। नेक्स्ट इज फेडरलिज्म, संघवाद। So second, by introducing the article concerning Northeast, the Indian Constitution anticipates the very important concept of asymmetrical federalism. So पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेद 371 को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया है। Asymmetric federalism. We have seen in the chapter of federalism that the Constitution has created a strong central government, but despite this unitary bias of Indian Constitution, there are an important constitutionally embedded differences between the legal status and prerogatives of different subunits within the same federation. संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने ये देखा और कि संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई है। संविधान का झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में महत्वपूर्ण अंतर है। Unlike the constitutional symmetry of American federalism,
इंडियन फेडरलिज्म हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक। अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है, लेकिन भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असमतोल है। To meet the specific needs and requirements of some subunit, it was always part of the original design to have a unique relationship with them or to give them special status. सो कुछ एक इकाइयों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात का ख्याल रखा गया कि इन इकाइयों के साथ जो संबंध है वो अनूठे रहें अथवा इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। अंडर आर्टिकल 371A, द प्रिविलेज ऑफ स्पेशल स्टेटस वॉज ऑल्सो अकॉर्डेड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द नागालैंड। सो अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। This article not only confers validity on pre-existing laws within the Nagaland but also protect local identity through restrictions on immigration. यह अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है बल्कि अप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है। So many other states too are beneficiaries of such special provisions according to Indian Constitution. Then there is nothing bad about this differential treatment. बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे विशेष प्रावधानों का लाभ मिला है और भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है। So although the constitution did not originally envisage this, India is now a multilingual federation. Each major linguistic group is politically recognized and all are treated equals. हालांकि संविधान में मूल रूप से इस बात को नहीं कही गई, परंतु आज भारत एक बहुसंघिक संघ, बहुलैंगिक, बहुभाषिक संघ है, मल्टीलिंग्विक फेडरेशन है। हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है और इसे परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। Thus, the democratic and linguistic federalism of India has managed to combine claims to unity with claims of cultural recognition. इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावों को एकता के दावों के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। A fairly robust political arena exists that allows for the play of multiple identities and complement one another. तो भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविध अस्मिताओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट है। नेक्स्ट इज नेशनल आइडेंटिटी। सो दस द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्सेस ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया है। In the chapter on federalism, you have studied how India strive to retain regional identities along with the national identity. So, it is clear from what is mentioned above that the common national identity was not compatible with the distinct religious linguistic identities. So, यह स्पष्ट होता है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइड टू बैलेंस दिस वेरियस आइडेंटिटीज। भारतीय संविधान ने इन दोनों पहचानों के बीच में एक संतुलन बनाने का कोशिश किया है। एट प्रेफरेंस वॉज गिवन टू कॉमन आइडेंटिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस। फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है। दिस इज क्लैरिफाइड इन द डिबेट ओवर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटी विच द कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट्स। इसे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के संबंध में जो हुई बहस उसमें स्पष्ट किया गया है। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स वेर नॉट रिजेक्टेड बिकॉज दे फोस्टर्ड difference between religious communities as such or because they endangered a simple notion of national unity but because they endangered the healthy national life। तो जो सेपरेट इलेक्ट्रोड का सिस्टम था उसे सिर्फ इसलिए इस आधार पर नहीं कहा गया कि ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में कोई एक डिफरेंस पैदा करती है, बल्कि ये इसको इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि ये जो नेशनल यूनिटी है उसको उसके नेशनल हेल्दी लाइफ के लिए ये एक खतरा घासित हो सकता है। So rather than forced unity, our constitution sought to evolve true fraternity, a goal dear to the heart of Dr. Ambedkar. As Sardar Patel put in, the main objective was to evolve one community. So basically ये जो फोर्स्ड यूनिटी रेदर देन हम किसी पे ज़बरदस्ती यूनिटी करें, हमारा संविधान ट्रू फैटर्निटी, ट्रू भ्रातृत्वपन को इवॉल्व करने में विश्वास करता है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका एक ये बहुत ही उनके करीब था ये सोच, और हमारे सरदार पटेल इनका भी ऑब्जेक्टिव था कि एक कम्युनिटी मतलब एक कम्युनिटी के रूप में इवॉल्व किया जाए।
नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजरल अचीवमेंट्स। सो प्रक्रियागत उपलब्धि। All of these five core features are what might be called the substantive achievements of the constitution. सो ऊपर बताई गई जो पांचों विशेषताओं हैं उसको हमें संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जा सकता है। हाउएवर देयर वेर ऑल्सो सम प्रोसीजरल अचीवमेंट, इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ कुछ उपलब्धियां प्रक्रियागत भी हैं। फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स ए फेथ इन पॉलिटिकल डेलिब्रेशन। तो भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है, पॉलिटिकल डेलिब्रेशन में है। ये हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है। वी नो दैट मेनी ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट वेर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटिव इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, but the debate in the assembly imply show that the makers of the constitution wanted to be as inclusive in their approach as possible। तो हमें ये पता है कि हमारे जो समूह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसमें सबकी समुचित नुमाइंदगी नहीं हो सकी। लेकिन इस सभा की बहसों से हमें साफ पता चलता है, जाहिर होता है कि संविधान निर्माताओं का नजरिया था कि यथासंभव सबको शामिल करने का प्रयास किया जा सके। दिस ओपन एंडेड अप्रोच इंडिकेट्स द विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू मॉडिफाई देयर एग्जिस्टिंग प्रेफरेंसेस, इन शॉर्ट टू जस्टिफाई आउटकम्स बाय रेफरेंस नॉट टू सेल्फ इंटरेस्ट बट टू रीजंस। It also shows a willingness to recognize creative values in the difference and disagreement। तो यह खुलापन जो है यह संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थ की तुलना पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुलना पर तौल कर परखने के लिए तैयार है। इससे यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते हैं। सेकंड, इट रिफ्लेक्ट्स ए स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड एकोमोडेशन, है ना। दीज वर्ड्स कॉम्प्रोमाइज एंड एकोमोडेशन शुड नॉट ऑलवेज बी सीन विद डिसअप्रूवल। सो दूसरे, इससे सुलह और समझौते के जज्बों का भी पता चलता है। सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमेशा नकार के भाव से नहीं देखा जाना चाहिए। नोट ऑल कॉम्प्रोमाइजेज आर बैड, सभी समझौता बुरा नहीं होता है। इफ समथिंग ऑफ वैल्यू इज ट्रेडेड ऑफ फॉर मेयर सेल्फ इंटरेस्ट देन वी नेचुरली हैव कॉम्प्रोमाइज इन द बैड सेंस। स्वार्थ में अगर वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज का सौदा कर लिया जाता है तो यह समझौता बुरा है। However, if one value is partially traded off for another value, especially in an open process of free deliberation among equals, then the compromise arrived in this manner can hardly be objected to, है ना। लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और यह सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में होता हो तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। वी मे लैमेंट दैट वी कुड नॉट हैव एवरीथिंग बट टू सिक्योर ए बिट ऑफ ऑल ऑल थिंग्स इंपॉर्टेंट कैन नॉट बी मोरली ब्लेम वर्दी, है ना। हमें इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज़ होनी चाहिए परंतु है नहीं, फिर भी हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से उंगली उठाने लायक नहीं है। Besides, a commitment to the idea that decisions on the most important issues must be arrived at consensually rather than by majority vote is equally morally commendable। तो संविधान सभा इस बात पर भी अडिग था कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वसम्मति सर्वानुमति से लिया जाए। यह दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है।